पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हम आप तक सही समय पर पहुंचा सकें, ताकि आप लोग उनसे लाभान्वित हो सके और अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा उन्नत बना सकें। बता दें, हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए ऐसी ही कुछ जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे किसान सब्जियों की खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा भी अर्जित करते हैं, लेकिन अब सब्जियों की खेती आप हर मौसम में कर सकते हैं और इसके लिए आप इसकी संरक्षित खेती की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जी हां, संरक्षित खेती में आप लो टनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से आप लो टनल बना सकते हैं, किस तरह से इसमें पौध तैयार की जा सकती है, खेती के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। सब्जियां ना ज्यादा तापमान सहन कर पाती है, न ज्यादा बारिश और न ज्यादा पाला। बर्फबारी और ओले तो पूरी की पूरी फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। संरक्षित खेती इसी तरह की समस्याओं का समाधान है। संरक्षित खेती खास तरह की संरचनाएं बनाकर की जाती है। इन्हें हम आमतौर पर पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। पॉली हाउस का ही छोटा रूप टनल है। ये कम ऊंचाई वाली अस्थायी संरचना है जो सिर्फ 2-3 महीनों के लिए ही बनाई जाती है। खासकर बेमौसमी सब्जियां उगाने में इनका इस्तेमाल होता है। चूँकि ये देखने में सुरंग जैसी लगती हैं, इसलिए इन्हें टनल कहा जाता है। टनल 2 तरह के होते हैं, लो टनल और हाई टनल। लो प्लास्टिक टनल बनाने के लिए 6 से 10 किलोमीटर मोटी और 2 से 3 मीटर लंबी GI तार या सरिये की जरूरत होती है। सरिये की जगह आप बांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तारों को दोनों सिरों पर 1-1.5 मीटर चौड़ी बेड पर गाड़ते हैं तो इनकी ऊंचाई खुद ब खुद 2.5 से 3 फीट की बन जाती है। टनल तारों के बीच की दूरी 2 मीटर रखी जाती है। इसके बाद 25 से 30 माइक्रोन मोटाई वाली पारदर्शी पॉलिथीन से इसे ढक देते हैं। अगर आप कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हैं तो इस तरह की लो टनल बनानी होगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसके अंदर सब्जियों की पौध रोप देते हैं, जबकि आमतौर पर कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई फरवरी मार्च में होती है। फरवरी में टनल खोल देते हैं। इस तरह ये पौधों को भयंकर सर्दी से बचाती है। खोलने के 1 हफ्ते बाद कद्दू वर्गीय सब्जियों से फल मिलने लगता है। इस तरह सब्जियों का मौसम आने से 1-1.5 महीना पहले ही लो टनल से सब्जी प्राप्त हो जाती है और किसानों को बेहतर भाव मिल जाता है। लो टनल में खास तौर से चप्पन कद्दू की खेती कामयाबी के साथ की जा सकती है, लेकिन इस तकनीक में टपक सिंचाई लगाना जरूरी है। बगैर टपक सिंचाई के लो टनल कामयाब नहीं है। राहत की बात यह है कि इस तरह की टनल बनाने पर सरकार की तरफ से छूट मिलती है। टपक सिंचाई पर भी आप सरकार से अनुदान ले सकते हैं। हाई प्लास्टिक टनल दरअसल लो टनल का ही बड़ा रूप है। हम इसके अंदर आसानी से आ जा सकते हैं, इसीलिए इसे वॉकिंग टनल भी कहते हैं। ये आधा या पौना इंच मोटाई वाले गोल GI पाइपों से बनाया जाता है। आप प्लास्टिक के पाइप या फिर बांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पाइपों की लंबाई 20 फीट होती है। इसे अर्धचंद्राकार मोड़कर सरिये के खूंटों के बीच खेत में लगाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक में आम खेती के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है। लो टनल की तरह ये संरचना भी अस्थायी ही होती है और इसे 2-3 माह बाद फसलों को ऊपर से हटा देते हैं या फसल की मांग के मुताबिक कवर को बदल देते हैं।
हाई टनल में टपक सिंचाई की भी जरूरत नहीं है। किसान सामान्य तरीकों से पानी दे सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ सफल किसानों से, जानेंगे उनकी कामयाबी की दास्तान, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, किस सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की, कौन सी चुनौतियों का सामना करते हुए आज हमारे सफल किसान इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। कश्मीर को कुदरत ने हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है। ठंडी मीठी पानी की झीलें हों या बर्फ से लदे पहाड़, और इसी तरह पूरी वादी में पाए जाने वाले हजारों किस्म के फूल भी कश्मीर को कुदरत का ही दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। बेशुमार रंग और आकार, इनकी खुशबू से सारी वादी महक उठती है और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। वादी में सैकड़ों लोगों ने फूलों की नर्सरियां कायम कर अपने लिए रोजगार का जरिया तलाश कर लिया है। इसी जरिए को अब यहाँ की महिलाएं भी अपना रही है। ऐसी ही एक हिम्मती महिला है जमीला बानो। निशात इलाके की रहने वाली जमीला बानो को फूलों का बहुत शौक था और सरकार से मदद हासिल कर इन्होंने अपने इसी शौक को रोजी रोटी का जरिया बना लिया है। जमीला जी ने अपनी मेहनत से नर्सरी के इस कारोबार को उस मकाम तक पहुंचाया है जहां आज लोग इनकी नर्सरी का नाम देखकर फूलों के पौधों और उनसे जुड़ा दूसरा सामान खरीदने दूर दूर से यहां आते हैं। वो बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाने और सजाने के लिए फूल और पौधे खरीदते हैं। इनका कहना है कि पहले हालात खराब हो गए थे तो उसका बुरा असर काम धंधे पर पड़ा, मगर अब हालात बेहतर होने से काम में भी तेजी आई है। कश्मीर में सर्दी का मौसम 3-4 महीने तक बना रहता है। यहाँ भारी बर्फबारी होने की वजह से पौधों और फूलों का बचाव जरूरी हो जाता है। इसके लिए पॉली हाउसेस तैयार किए जाते हैं। बर्फबारी और तेज ठंडी हवाओं से छोटे छोटे नरम और नाजुक पौधों को बचाने के लिए पॉली हाउसेस सबसे बेहतर रहते हैं।
जमीला बानो जी ने पॉली हाउसेस के लिए सरकारी स्कीम के तहत माली और तकनीकी मदद हासिल की। आज के दौर में लोग नई से नई चीज की मांग करते हैं। फूलों में भी लोग उन्हें रखने वाले गमलों के नए डिजाइन और तरह तरह के रंग पसंद करते हैं। गमले भी कई तरह के होते हैं। कुछ बरामदे में या आंगन में रखे जाते हैं तो कुछ को दीवारों के साथ लटकाया जाता है। आजकल तो कई गमले विदेशों से मंगाए जा रहे हैं और ग्राहक भी उनमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। जमीला बानो जी का कहना है कि आज के जमाने में कारोबार को किसी दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। लोग दुनिया भर में पैदा किए जा रहे फूलों को देखते हैं और फिर उन्हीं की मांग करते हैं। ऐसा ही बाहर की रियासतों और मुल्कों में होता है। वहां के लोग हमारे यहाँ पाए जाने वाले फूलों की मांग करते हैं। इसलिए आज बहुत से फूल और फूलों के बीज बाहर से मंगाए जाते हैं और यहाँ से बाहर भेजे भी जाते हैं। फूलों की नर्सरी का कारोबार आज बहुत से लोगों को इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी देता है। यही नहीं, जब कारोबार थोड़ा ठीक चलने लग जाए तो नर्सरी चलाने वाले और भी कई लोगों को रोजगार देने के काबिल बन जाते हैं। जमीला बानो जी भी आज उस मकाम पर पहुंच चुकी है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी वजह से चंद और लोगों के घरों में भी चूल्हा जलता है। उनका कहना है कि कुछ लोग तो नर्सरी में ही काम करके रोजी कमाते हैं और कुछ नर्सरी का सामान लाने ले जाने की वजह से भी 2 पैसे कमा लेते हैं। जमीला बानो जी का मानना है कि अगर हम हिम्मत और मेहनत करें तो उसका फल जरूर मिलता है। वो दूसरी महिलाओं को भी अपने घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर कोई ना कोई रोजगार शुरू करने की सलाह देती हैं। रोजगार के लिए बहुत सी स्कीमें सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। महिलाओं को उनसे जरूर फायदा उठाना चाहिए। इससे उनके परिवार की माली और समाजी हालत बेहतर होगी। 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन जाने अनजाने बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं और जो भी महिला कारोबार की दुनिया में कदम रखती है उनसे भी दूसरी अनेक महिलाएं प्रेरित होती हैं। जिंदगी एक ख्वाब है मगर हकीकत भी। यहाँ मंजिल उसी को मिलती है जो अपनी मेहनत और जज्बे से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना जानते हैं। जन्नत को अगर कोई नाम देना हो तो कश्मीर से बेहतर शायद ही कोई और नाम हो सकता है। कश्मीर सिर्फ दिलकश झीलों, बर्फ से लदे पहाड़ों और हरे भरे मैदानों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पाए जाने वाले कई किस्मों के रंग बिरंगे, खुशबूदार
और खूबसूरत फूलों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर में फूलों का कारोबार बहुत से लोगों के लिए रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। अब तो इस कारोबार में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। ऐसी ही एक महिला है शालीमार की रहने वाली साइका निसार। साइका निसार ने इस कारोबार को अपने लिए क्यों चुना और कैसे उसके लिए दिलचस्पी पैदा हुई, इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। साइका निसार ने तो उम्र के उस हिस्से में इस कारोबार की शुरुआत की जब बहुत सी लड़कियां अपने भविष्य के बारे में कोई सोच ही नहीं रखती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया पहले, तब तो स्कूल टाइम था मेरा, शायद 8th में थी तब तो मैं अपने दादू के साथ करती थी। हाँ, पहले एतराज़ करते थे कि पढ़ाई में हर्ज हो रहा है, बट स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद जब मेरा 10+2 हो गया, उसके बाद मैंने अपना अलग से अलहदा अपना यूनिट स्टार्ट किया। तो मैंने बहुत छोटे से अमाउंट से शुरुआत की। तब तो सिर्फ मैंने जो है हमारे एग्जॉटिक सीड्स होते हैं उनको प्लांट किया, उनको फिर ग्रो किया, फिर उनको ही बेचा। देन आफ्टर वो बहुत चेंज आ गई उसमें। उसके बाद एग्जॉटिक प्लांट्स आ गए, पॉट्स आ गए, प्लास्टिक के, फाइबर के, हमारे पास सिरामिक के आते हैं। जो भी हम लोग बाहर से जो सामान आता है, मेटल का जो भी सामान आता है, अब एक अलग लेवल में आ गया है। इसको एक मॉडर्न टच, एक वो जो हमारा टिपिकल नर्सरी का कंसेप्ट होता है उसको छोड़कर एक मॉडर्न, एक अच्छा शेप देने की कोशिश करी, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करी। और आजकल जो लोग देखते हैं उनको वो चाहिए होता है, वो फ्लावर्स का तो आजकल लोगों को ज़्यादा ही पैशन है। तो लोगों की डिमांड सुनकर वो सारा सामान लाकर अब एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हमारा काम। सो एक अच्छा मकाम पाया अभी तक। तो किसी ने रोका नहीं, सबों ने सपोर्ट किया हर एक एंगल से, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फैमिली का जो मॉरल सपोर्ट होता है वो। फूलों का कारोबार हर किसी को खूबसूरत दिखाई देता है, मगर इसके पीछे की मेहनत को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। फूलों की देखभाल बच्चों की तरह करनी पड़ती है। मौसम का सीधा असर फूलों के छोटे पौधों पर पड़ता है। ये बेचारे कोमल होते हैं, इसलिए ना ही ज्यादा गर्मी सहन कर पाते हैं और ना ही ज्यादा सर्दी। इसीलिए नर्सरी चलाने के लिए पॉली हाउस की जरूरत पड़ ही जाती है। जब हम किसी बागीचे में दाखिल होते हैं तो हर तरह के आकार और रंग बिरंगे फूलों और उनकी सुंदरता को देख मोहित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ होता है जो फूलों के पौधे खरीदने के लिए नर्सरी में पहुंचते हैं। भांति भांति के फूल वहां उनका स्वागत करते हैं। उनमें से किसी एक को पसंद करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे फूल होते हैं जो लोग घरों में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। आज इतने किस्म के फूल हैं कि हर किसी के लिए हर तरह के फूल अपनी नर्सरी में रख पाना आसान नहीं। साइका निसार बताती है कि उनका फूलों और नर्सरी का कारोबार देश विदेश तक फैला हुआ है। सर्दियों के मौसम में फूलों की बिक्री और नर्सरी का काम भी मौसम की तरह ठंडा पड़ जाता है। साइका बताती है कि ऐसे मौसम में बाहर का काम तो बंद हो ही जाता है, मगर फूलों के बीज तैयार करने, ग्राफ्टिंग और पनीरी लगाने का काम जारी रहता है। हमारा यहाँ पे सीजन ऑफ हो जाता है नवंबर से। ऑफ मतलब सेल का ऑफ हो जाता है। बाकी जो 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ऑलमोस्ट हाफ फेब, 15 फेब तक हमारा जो है काम रहता है प्रोडक्शन का। तब हम सीड्स लगवाते हैं, उनको ट्रांसप्लांट कराते हैं, कटिंग्स लगवाते हैं, जो फिर हमें पूरे साल बेचना होता है वो प्रिपेयर कराते हैं। लाइक बैठे हुए टाइम फ्री हमें कभी नहीं मिलता है। आज के दौर में लोग नई से नई चीज की मांग करते हैं। फूलों में भी लोग उन्हें रखने वाले गमलों के नए डिजाइन और तरह तरह के रंग पसंद करते हैं। गमले भी कई तरह के होते हैं।
कुछ बरामदे में या आंगन में रखे जाते हैं तो कुछ को दीवारों के साथ लटकाया जाता है। आजकल तो कई गमले विदेशों से मंगाए जा रहे हैं और ग्राहक भी उनमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। इस बात को कई लोग शायद ना जानते हों कि इंसान की तरह फूलों और फूलों के पौधों को भी बीमारी लग जाती है। कई बार नुकसान देने वाले कीड़े भी इन पौधों और फूलों को अपना शिकार बना लेते हैं। साइका बताती है कि ऐसे में तजर्बा बड़ा काम आता है। जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी इस्तेमाल की जाती हैं। जो एक्सोटिक चीज़ है उनमें कभी कभार डिजीज़ लग जाती है, तो हम वो उनके सेलर से पता करके फिर उसको क्या चीज़ से ठीक हो सकता है, या आजकल इंटरनेट पे भी बड़ा ये है, तो उससे पढ़कर फिर पता करते हैं कि क्या मसला है। उससे फिर हम इसको, चाहे फंगस की बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, फिर उसकी वजह से फिर ठीक करा देते हैं। कोई भी कारोबार रोजी रोटी के मकसद से ही शुरू किया जाता है। हाँ, अगर कारोबार और भी दूसरे लोगों को रोजी रोटी दे सके तो समझो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। साइका जी का नर्सरी का ये कारोबार भी कामयाबी की इस मंजिल को हासिल कर चुका है। जब कोई इंसान अपने मकसद में कामयाबी हासिल करता है तो वो वहीं नहीं रुक जाना चाहता। कहते भी है ना कि सितारों के आगे जहां और भी है। साइका जी भी नर्सरी के अपने इस कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, मगर कहती हैं कि ये काम सही वक्त पर ही शुरू किया जाएगा और इसमें वो शायद सरकारी स्कीमों का भी फायदा उठाए। साइका जी ने फूलों के कारोबार से न सिर्फ अपना रिश्ता जोड़ा है बल्कि नाम भी कमाया है। सच पूछे तो वो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात होगी इनाम ऐप की। एक ऐसी ऐप जो आपको बाजार सुविधा आपके मोबाइल फोन पर ही मुहैया करवाती है। जी हाँ, इसमें देश की 100 से ज्यादा मंडियां लिस्टेड हैं। आप अलग अलग जिन्सों का बाजार भाव जान सकते हैं। उसके अनुसार ही आप योजना बना सकते हैं कि आपको कहाँ कौन सी जिन्स की बिकवाली करनी है। तो किस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आइए जानते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों
अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं वो सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।